जी, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम ऑलरेडी हमने कंटिन्यू किया था। दो सेशंस या मेरे ख्याल है तीन सेशन हम ले चुके हैं। ओवरव्यू मैंने आपको दिया था डेटाबेस एनवायरनमेंट से रिलेटेड फर्स्ट एंड सेकंड चैप्टर। तो हम मूव कर रहे हैं टुवर्ड्स एक्चुअल डेटाबेस डिज़ाइनिंग। डेटाबेस एनवायरनमेंट को हम थ्योरेटिकली देख चुके हैं, अंडरस्टैंड कर चुके हैं व्हाट इज़ डेटाबेस एनवायरनमेंट, व्हाट आर द डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ द सिस्टम, कौन कौन से पार्टिसिपेंट्स इसमें इन्वॉल्व हैं। तो दैट वाज एन ओवरव्यू ऑफ द होल सिस्टम के डेटाबेस होता क्या है। देन उसके हमने एडवांटेजेस देखे हैं कि डेटाबेस बनाने के हमें क्या एडवांटेजेस मिलते हैं, क्या फीचर्स हम डेटाबेस एनवायरनमेंट से ले सकते हैं, व्हाट वर द फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम। तो तमाम चीज़ें हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो आज हमारे पास जो टॉपिक है थोड़ा सा सेकंड चैप्टर का हमारे पास लास्ट में एक बड़ा अच्छा टॉपिक रह गया था, दैट विल बिकम द बेस फॉर द डेटाबेस डिजाइनिंग एक्टिविटी जो हम थर्ड एंड फोर्थ फिफ्थ चैप्टर में परफॉर्म करेंगे। तो लॉजिकल डेटाबेस सिस्टम को डिज़ाइन करना। हमने एक फ्रेमवर्क ऑफ एक्टिविटीज़ का टॉपिक पढ़ा था, आपको याद होगा। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का सब्जेक्ट हमने पढ़ा था। उसके अंदर एक टॉपिक को हमने रिपीटेडली डिस्कस किया था कि फ्रेमवर्क ऑफ एक्टिविटीज़। तो एक दफ़ा थोड़ा सा उसको हम रिपीट कर लें कि व्हाट आर द फ्रेमवर्क ऑफ एक्टिविटीज़। तो हमने फ्रेमवर्क के बारे में डिस्कस किया था कि कोई भी सॉफ्टवेयर हम डिज़ाइन करने जा रहे हैं, कोई भी हम प्रोडक्ट बनाने जा रहे हैं, हर प्रोडक्ट को या सॉफ्टवेयर को डेवलप करने से पहले वी मस्ट फॉलो स्टेप्स। वो कौन से स्टेप्स होते हैं? फर्स्ट वी कम्युनिकेट विद द कस्टमर। कस्टमर के साथ हम कम्युनिकेट करते हैं टू गेट द रिक्वायरमेंट्स फ्रॉम द कस्टमर। तो कस्टमर के साथ इंटरेक्ट करने के लिए हमने अगेन टॉपिक्स पढ़े थे। रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग का टॉपिक पढ़ा था, उसमें हमने रिक्वायरमेंट एलिसिटेशन का टॉपिक पढ़ा था। रिक्वायरमेंट वैलिडेशन हमने डिस्कस किया था कि रिक्वायरमेंट्स जो हम कस्टमर से लेंगे हम उसको वेरीफाई करेंगे कि रिक्वायरमेंट्स हमारी कंप्लीट हैं, एक्यूरेट हैं, रिलेटेड हैं। if something is missing, we again discuss with the कस्टमर। तो कम्युनिकेशन का हमारे पास जो स्टेप था दैट वाज टू डिस्कस कस्टमर ओपिनियन। कस्टमर के माइंड में जो भी चीज़ें होती हैं वी गैदर दोज रिक्वायरमेंट फ्रॉम द कस्टमर। तो इसी तरह हमारे पास डेटाबेस एनवायरनमेंट है कि हमने किसी भी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट से रिलेटेड डेटाबेस डिज़ाइन करनी है। सब्जेक्ट क्या हो सकता है? हमारी कोई भी लाइक स्टूडेंट टीचर डेटाबेस है, हमारी एक मेडिकल स्टोर की डेटाबेस है, लाइब्रेरी की डेटाबेस है, एक क्लिनिक की डेटाबेस है, या एक किसी भी शोरूम की डेटाबेस है। देयर आर वैरायटी ऑफ थिंग्स अबाउट विच वी कैन कलेक्ट डेटा। तो डेटा को कलेक्ट करने के लिए हमें फर्स्ट ऑफ ऑल पता होना चाहिए कि हमने किन चीज़ों से रिलेटेड डेटा कलेक्ट करना है। तो दिस टॉपिक इज बेसिकली रिलेटेड टू द लॉजिकल डेटाबेस डिज़ाइनिंग। ये बॉटम के अंदर हम देख सकते हैं लॉजिकल डेटाबेस डिज़ाइन का हमारे पास टॉपिक है कि बिफोर एक्चुअली जंपिंग इनटू द सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट एक्टिविटी वी फर्स्ट डिज़ाइन the logical architecture of the whole system। whole system क्या है? उसको हम फर्स्ट ऑफ ऑल आइडेंटिफाई करते हैं और उसको हम पेपर पे लॉजिकली ड्रॉ करते हैं। लॉजिकली ड्रॉ करना क्या होता है कि हम by using different type of diagrams, could be one or more diagrams, we use those diagrams to understand the system, the association between वेरियस कंपोनेंट ऑफ द सिस्टम। एक सिस्टम जिसके अंदर बहुत सी चीज़ें आपस में लिंक्ड हैं, उनका आपस में रिलेशनशिप क्या है, कैसे चीज़ें आपस में इंटरेक्ट कर रही हैं। विल डिज़ाइन दैट लॉजिकल आर्किटेक्चर बिफोर एक्चुअली वर्किंग ऑन द रियल सिस्टम। तो दिस इज़ द लॉजिकल डेटाबेस डिज़ाइन। अब डेटाबेस सिस्टम से रिलेटेड फर्स्ट हमारे पास एक्टिविटी क्या है? वी रिप्रेजेंट द एंटिटीज़। एंटिटीज़ क्या होती हैं? एक सिस्टम जिसके रिलेटेड हमने डेटाबेस को डिज़ाइन करना है, उस सिस्टम के अंदर कौन कौन से
एलिमेंट्स इन्वॉल्व हैं, लाइक एलिमेंट्स और पार्टिसिपेंट्स हम उसको कह सकते हैं। तो अगर मैं आपको एक बैंक की एग्जांपल लेता हूँ, तो आप मुझे बताएं कि बैंक के अंदर पॉसिबल एंटिटीज कौन सी हो सकती हैं। जी बोले। मैनेजर सर। जी, और होगा कस्टमर। कस्टमर, गार्ड। गार्ड, सिक्योरिटी, लाइक, ठीक है। और बैंक के अंदर जो ऑपरेशंस परफॉर्म होते हैं वो कौन कौन से हैं, ये सारे आपने डिस्कस करने हैं। 2 मिनट होल्ड करें, मैं जरा एक कॉल ले लूँ, फिर इसको कंटिन्यू करता हूँ। आप सोचें जरा बैंक के अंदर कौन से एलिमेंट्स इन्वॉल्व हैं। अस्सलाम वालेकुम। बैंक बैलेंस। ठीक है, चलो ठीक है, क्लास जाएगा, यही तो कयामत है। आ गया तू जवान होके। जी स्टूडेंट्स, what are the possible entities in the banking system? जी इरफान, सुन रहे हैं आप लोग? सर आप बेहतर जानते हैं। पहले मैं जानता हूँ, थोड़ा सा आपने इनपुट देना ना इसमें क्लास में। तो बैंक का सिस्टम हमारा कोई भी एक बड़ा मैसिव सिस्टम होता है, बैंक के अंदर बहुत सी एक्टिविटीज परफॉर्म हो रही हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम कह सकते हैं बैंक के अंदर वेरी इंपॉर्टेंट कस्टमर। कस्टमर के बगैर हमारा कोई भी सिस्टम कंप्लीट नहीं होता है। तो मोस्ट ऑफ द टाइम किसी भी सिस्टम को हम डिज़ाइन कर रहे हैं तो कस्टमर उसके अंदर एक डेफिनेट एंटिटी है। तो कस्टमर हमारे पास इसमें है, हम कह सकते हैं हमारे पास मैनेजर है, कैशियर है, हमारे पास अकाउंट्स हैं, अकाउंट्स की टाइप्स हैं, सिक्योरिटी है, देन हम उसके अंदर फ़ी को इंक्लूड कर सकते हैं, हम इंश्योरेंस को इंक्लूड कर सकते हैं, हम इस बैंकिंग सिस्टम के अंदर लॉन्स को इंक्लूड कर सकते हैं, हम फाइनेंसेस को इंक्लूड कर सकते हैं। तो देयर इज़ अ वैरायटी ऑफ थिंग जो एक सिस्टम के अंदर एग्जिस्ट कर रही है। तो मेरा ख्याल है इस किस्म की आप एग्जांपल्स मैं अगर आपको कोई दूँ तो आप उस सिस्टम के अंदर एंटिटीज को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो जैसे मैंने बैंक के अंदर आपको ये एंटिटीज को आइडेंटिफाई करके दिया है, तो दिस स्टेप इज नोन एज रिप्रेजेंटिंग द एंटिटीज। तो फर्स्ट ऑफ ऑल किसी भी सिस्टम के अंदर कौन कौन से पार्टिसिपेंट्स इन्वॉल्व हैं या कौन कौन से लोग पार्टिसिपेट करेंगे, वी विल राइट डाउन दोज एंटिटीज। तो फर्स्ट represent the entities, then represent relationships, different entities जब आपस में हमारे पास सिस्टम के अंदर एग्जिस्ट कर रही है तो डेफिनेटली दोज आर इंटरेक्टिंग विद ईच अदर। कस्टमर हमारा कैशियर के पास जाता है, कैशियर हमें कोई भी बिल हम पे करते हैं, या कैशियर से हम कोई भी अपना चेक कैश करवा सकते हैं, या हम डायरेक्ट मैनेजर के पास जा सकते हैं, या कैशियर हमारा मैनेजर के साथ अटैच है, या आप लोन से रिलेटेड कोई भी डिपार्टमेंट है उसको विजिट करना चाहते हैं, या फाइनेंस से रिलेटेड। तो दैट मीन्स कि यू आर मूविंग अराउंड डिफरेंट पीपल इन एन एनवायरनमेंट। तो आपने कोई भी एक्टिविटी परफॉर्म करनी है तो जैसे मैं आपको कहता हूँ कि आपने बैंक में डिपॉजिट करवाना है कैश, तो आप क्या करेंगे, एक आप डिपॉजिट स्लिप लेके उसको फिल आउट करेंगे और फिर आप जाएंगे, जो भी पर्सन वहाँ पर डिपॉजिट सेक्शन के अंदर बैठा हुआ है आप उसको वो रिसीट देंगे, वो अपना चेक करेगा कोई भी उसके अंदर जो एंट्रीज हैं, देन वो आपको एक रिटर्न कोई भी रसीद दे सकता है कि आपका फंड जो है वो डिपॉजिट हो चुका है। तो दैट मीन्स आपका और उस पर्सन का डिपॉजिट सेक्शन का एक लिंक है आपस में। देन हम कह सकते हैं कि अगर आपने कार कोई भी फाइनेंस करवानी है, आपने कोई भी कार जो है वो बैंक से किस्तों पे खरीदनी है, तो आप फिर उस कार सेक्शन की तरफ मूव करेंगे। दैट मीन्स यहाँ पे दो या दो से ज़्यादा चीज़ों का
आपस में इंटरेक्शन हो रहा है, तो दैट इंटरेक्शन इज बेसिकली नोन एज द रिलेशनशिप बिटवीन द एंटिटीज। तो जैसे मैंने आपको एग्जांपल यहाँ पे कोट की है कि डिफरेंट एंटिटीज जो आपस में लिंक्ड हैं या उनका कोई भी आपस में इंटरेक्शन हो रहा है, वो हम पेपर पे ड्रॉ करेंगे। पेपर पे ड्रॉ हमने कैसे करना है, जो नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक आएगा दैट इज एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम। तो उस डायग्राम के अंदर बाय यूजिंग डिफरेंट टाइप ऑफ सिंबल्स या नोटेशंस हम यूज करते हुए उस रिलेशनशिप को आइडेंटिफाई करेंगे कि दो चीजें आपस में अगर लिंक्ड हैं, उनका आपस में एसोसिएशन है, तो वो कैसे है, लाइक वन टू वन रिलेशनशिप है, वन टू मैनी है, या मैनी टू मैनी है। तो दैट इज अ टाइप ऑफ रिलेशनशिप हम पेपर के ऊपर लॉजिकली ड्रॉ करेंगे दैट रिलेशनशिप। देन थर्ड यहाँ पे पॉइंट होता है मर्ज द रिलेशनशिप। मर्ज किसको कहते हैं, मिला देना दो चीजों को। तो दो चीजें लाइक दो चीजें जो आपस में इंटरेक्ट कर रही हैं, कस्टमर या मैनेजर है, कस्टमर या कैशियर है, या हमारे पास कोई भी एटीएम या डेबिट क्रेडिट सेक्शन, देयर आर वैरायटी ऑफ सेक्शंस इन अ बैंक। तो वो चीजें जो आपस में लिंक्ड हैं, उन चीजों को आपस में मिला दिया जाता है, दैट इज नोन एज द मर्जर ऑफ द रिलेशनशिप। इसको मर्ज करने के लिए, अब जब आपने दो चीज़ों को आपस में मर्ज करना है, तो दो एंटिटीज लाइक आपका कस्टमर है और एक मैनेजर है, दोनों को अगर आपने आपस में मिलाना है तो दोनों के अंदर एक कॉमन एट्रीब्यूट होना चाहिए। ये नेक्स्ट मैं पेज डाउन अगर करूं तो ये फर्स्ट हमारा पॉइंट क्या था, रिप्रेजेंट द एंटिटीज। अब यहाँ पे उसने एग्जांपल जो ली है, उसने एम्प्लॉय का टेबल, एम्प्लॉय के टेबल के अंदर क्या क्या है, यहाँ पे एम्प्लॉय आईडी। अगर आपने डायग्राम बनानी है तो आप डायग्रामेटिकल फॉर्म के अंदर एम्प्लॉय के टेबल को शो करोगे। अगर आपने टैबुलर फॉर्म में एम्प्लॉय को शो करना है तो उसका वे आपके पास ये वाला है। तो डिफरेंट वेज हैं एक चीज़ को शो करने के लिए। तो ईआर डायग्राम के अंदर हम एम्प्लॉय टेबल को कैसे शो करेंगे कि एम्प्लॉय की एंटिटी उसको हम एक रेक्टेंगुलर शेप के अंदर शो करेंगे। देन एम्प्लॉय के जो भी एट्रीब्यूट्स हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, उन तमाम को हम इस ओवल शेप, राउंड ओवल शेप के अंदर हम हर एक एट्रीब्यूट को रिप्रेजेंट करेंगे। तो नॉर्मल हमारे पास एट्रीब्यूट्स ऐसे लिखे जाएंगे, लेकिन एक ऐसा एट्रीब्यूट जिसको आप एज एन आइडेंटिफायर यूज कर रहे हैं, जिसको आप एज अ प्राइमरी की यूज कर रहे हैं, वो आप देख सकते हैं यहाँ पे अंडरलाइन किया गया। तो किसी भी टेबल के अंदर कोई भी एक ऐसा एट्रीब्यूट होता है जिसकी बेस पे डेटा जो है वो यूनिकली आइडेंटिफाई किया जा रहा है। लाइक डेटा को रेपिटेशन रोकने के लिए हम किसी भी एक फील्ड को आइडेंटिफायर डिक्लेयर करते हैं और उसको हम प्राइमरी की कहते हैं। तो आप देख सकते हैं कि इस डायग्राम के अंदर एम्प्लॉय का टेबल है और उसमें बहुत से एट्रीब्यूट्स हैं, और एक एट्रीब्यूट जो है उसके नीचे अंडरलाइन है, दैट मीन्स इट इज़ अ प्राइमरी की। और इसी तरह टेबल में भी आप देख सकते हैं कि एम्प्लॉय आईडी को अंडरलाइन किया गया और बाकी नेम, एड्रेस और बर्थ डेट जो है वो ऐसे लिखा हुआ। देन रिलेशनशिप दो चीज़ों के दरमियान बनाने के लिए हम एक ईआर डायग्राम यूज़ करते हैं। यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि हम ईआर डायग्राम रिप्रेजेंट करेंगे रिलेशनशिप मॉडल के अंदर। ये नेक्स्ट हमारे टॉपिक्स के अंदर आ रहा है। तो हम ईआर डायग्राम कैसे बनाएंगे, उसके कुछ रूल्स हैं, वो इंशाल्लाह हम हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा उसमें कवर अप करेंगे। और सेकंड यहाँ पे जो चीज़ है इम्पोर्टेंट कि हम चीज़ों को आपस में रिलेट कैसे करेंगे। तो मर्ज करना चीज़ों को क्या होता है, दो टेबल्स को आपस में मिला देना। आप एम्प्लॉय 1 का टेबल यहाँ पे एग्जांपल में इसने लिया हुआ है और एम्प्लॉय 2 का। अगर दो टेबल्स को आपने आपस में मिलाना है तो ये याद रखें, ये एक हमारे पास ट्रिक है या एक लॉजिक है कि दो टेबल्स को जब हमने आपस में मिलाना है तो दोनों के अंदर कोई एक कॉमन एट्रीब्यूट होना लाजमी है। लाइक एम्प्लॉय 1 के टेबल के अंदर एम्प्लॉय नंबर दैट इज आइडेंटिफायर प्राइमरी की है। इसी तरह एम्प्लॉय 2 के अंदर एम्प्लॉय नंबर अगेन ये भी प्राइमरी की है। तो मीन्स कि जब हम दो टेबल्स को आपस में मिलाएंगे तो दोनों टेबल्स के अंदर एक कॉमन एट्रीब्यूट होना चाहिए एज एन आइडेंटिफायर। आइडेंटिफायर क्या होता है, प्राइमरी की कोई भी ऐसा एट्रीब्यूट जो आप डेटा के अंदर यूज करते हैं चीज़ों को यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए। नॉर्मली हमारे पास आइडेंटिफायर जो है वो एक न्यूमेरिक एट्रीब्यूट होता है, न्यूमेरिक फील्ड होती है
लाइक हमारे पास CNIC है, रजिस्ट्रेशन नंबर है, रोल नंबर है, दैट कुड बी अ पॉसिबल आइडेंटिफायर। नेम जो है वो आइडेंटिफायर नहीं हो सकता है, क्योंकि नेम दो लोगों का सेम हो सकता है, लेकिन रोल नंबर या CNIC ऐसा हमारे पास डेटा है जो मोस्टली देखा जाता है कि डिफरेंट है, और CNIC तो हमारा है ही यूनिक ऑल ओवर पाकिस्तान। तो हम दो टेबल्स को आपस में मिलाने के लिए दोनों टेबल के अंदर सेम एट्रीब्यूट को इंक्लूड करते हैं, सेम नेम विद सेम डेटा टाइप एंड की एट्रीब्यूट। तो ये आप देख सकते हैं कि दो टेबल्स को आपस में हम जब रिलेट कर रहे हैं तो दोनों के अंदर एम्प्लॉय 1 और एम्प्लॉय 2 ये हमारे पास सेम एंटिटी एग्जिस्ट कर रही है। तो एक टेबल के अंदर ये हमारा आइडेंटिफायर जो है इसको प्राइमरी की कहा जाएगा, और यही जब टेबल दूसरे टेबल के साथ लिंक करवाया जाएगा तो दूसरे टेबल के अंदर यही एम्प्लॉय नंबर जो है ये फॉरेन की कहलाएगा। ये भी हमारे पास कीज की जो टाइप्स हैं नेक्स्ट चैप्टर के अंदर आ रही हैं कि प्राइमरी की क्या है, कैंडिडेट की क्या है, सुपर की क्या है, देन फॉरेन की, देयर आर टाइप ऑफ कीज। तो ये नेक्स्ट चैप्टर में हम जब डिस्कस करेंगे वहाँ पे भी आएगा। तो दो चीज़ों को आपस में रिलेट करने के लिए हम सेम एट्रीब्यूट्स का यूज़ करते हैं दोनों साइड पे टेबल में। इसकी एग्जांपल भी मैं आपको शो करवा देता हूँ। एक डेटाबेस जो मैं यहाँ से ओपन कर सकता हूँ आपके लिए एग्जांपल। कुछ यहाँ पे मेरे पास स्टोर है, मैंने आपके लिए रखी थी ताकि हम इसको साथ साथ देख भी लें। तो मैं आपकी स्क्रीन के ऊपर यहाँ पे शो कर रहा हूँ। ठीक है, मैंने ये एक फाइल ओपन किया है, ये आपको नज़र आ रहा है यहाँ पे। MS एक्सेस की फाइल एक ओपन की है, स्टूडेंट्स की असाइनमेंट्स में से मैंने एक फाइल ओपन की है। तो लेफ़्ट साइड के ऊपर आप देख सकते हैं एक डेटाबेस जो है वो बनी हुई है, और लेफ़्ट पे हमारे पास टेबल्स हैं, देन क्यूरीज टेबल के ऊपर कुछ लगी हुई हैं वो यहाँ पे ऑलरेडी आप देख सकते हैं। देन फॉर्म्स कुछ बनाए हुए हैं, और बॉटम में यहाँ पे रिपोर्ट्स हैं। तो फर्स्ट हमारे पास टेबल्स कौन कौन से हैं मैं आपको दिखा देता हूँ। कस्टमर का हमारे पास टेबल है, डिफरेंट टाइप ऑफ कस्टमर्स की यहाँ पे डिटेल है। देन यहाँ पे प्रोडक्ट्स का टेबल है, डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोडक्ट्स यहाँ पे ऐड की गई हैं। देन सेल पर्सन की डिटेल है कि सेल पर्सन कौन कौन है। देन ऑर्डर हमारे पास क्या क्या है, किस कस्टमर ने किया है, और ऑर्डर की डिटेल क्या है। तो ये यहाँ पे 5 टेबल हैं। अब किसी भी डेटाबेस के अंदर हमने डिस्कस किया था डेटाबेस इज अ कलेक्शन ऑफ इंटर रिलेटेड ऑब्जेक्ट्स। तो ये हमारे पास तमाम के तमाम ऑब्जेक्ट्स हैं, कस्टमर, प्रोडक्ट्स, सेल पर्सन, ऑर्डर्स और ऑर्डर डिटेल। अब मेरा ख्याल है आपको याद होगा कि हमने ये टेबल कैसे क्रिएट किया था। ये हमारे पास डेटा शीट व्यू आ रहा है, और डिज़ाइन व्यू में अगर हम जाएं तो ये चीज़ें मेरा ख्याल है हमने गो थ्रू की थी, आपको याद होगा। तो ये याद है आपको? थोड़ा थोड़ा सर याद आ रहा है। बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, तो अगर बिल्कुल भी आपको याद नहीं है तो मैं आपको दोबारा ये इसीलिए याद करवा रहा हूँ ताकि थोड़ा सा आपको याद आ जाए। तो डिज़ाइन व्यू के अंदर हमने फर्स्ट ऑफ ऑल ये फील्ड्स डिफाइन की थी, उनकी डेटा टाइप्स हमने डिफाइन की थी कि कौन सा फील्ड उसकी डेटा टाइप क्या होगी, ये सारा पहले हमने फर्स्ट डिफाइन किया था। और डेटा शीट व्यू के अंदर जाके ये सारी चीज़ें हम एंटर कर देते हैं कि फर्स्ट हमारा कस्टमर है, उसका हुंजा नेम है, लाइक अली इसका लास्ट नेम है, एड्रेस, सिटी, फ़ोन नंबर, ईच एंड एवरीथिंग। तो ये हमने तमाम टेबल्स जो हैं वो फर्स्ट बनाए हैं। कस्टमर का टेबल बनाया है, प्रोडक्ट्स का टेबल इसी तरह बनाया है, सेल्स पर्सन का टेबल बनाया है, ऑर्डर एंड ऑर्डर डिटेल। तो हमारा टॉपिक यहाँ पे क्या चल रहा है कि हमने चीज़ों को आपस में रिलेट कैसे करना है, मर्ज द रिलेशनशिप जो हम पीछे पढ़ रहे हैं। तो मर्जिंग हमने कैसे किया, लाइक हम दोबारा मैं आपको बता दूं कि किस चीज़ को डिस्कस कर रहे हैं। हम डिस्कस कर रहे हैं मर्ज द रिलेशनशिप। ऊपर हमने यहाँ पे पढ़ा था
रिप्रेजेंट द एंटिटीज, रिप्रेजेंट द रिलेशनशिप। अब दो टेबल्स को या ज़्यादा टेबल्स को हम आपस में मर्ज कैसे कर रहे हैं, तो मर्ज कैसे हो रहे हैं उस एनवायरनमेंट के अंदर हम जाके देखते हैं, DBMS एनवायरनमेंट के अंदर कि मर्जिंग की एक्टिविटी कैसे हो रही है। तो यहाँ पे हम जाते हैं डेटाबेस टूल्स का, हमारे पास ये एक टैब है डेटाबेस टूल्स के अंदर, ये हमें मिलेगा रिलेशनशिप्स का एक आइकन। तो रिलेशनशिप के आइकन के ऊपर जैसे ही हम क्लिक करते हैं तो ये रिलेशनशिप क्योंकि ऑलरेडी इन टेबल्स के ऊपर लगा हुआ है तो हमें ये शो भी हो रहा है कि टेबल्स आपस में कैसे रिलेट है। अभी कैसे किया है ये मैं आपको बता देता हूँ कि फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे ही हमने रिलेशनशिप का ये ऑप्शन ओपन किया है तो वो तमाम टेबल्स हमें अपनी डेटाबेस के शो हो जाएंगे जो हमने क्रिएट किए हुए हैं। तो हमारी डेटाबेस के अंदर कौन कौन से टेबल्स थे, हमारे पास कस्टमर था, हमारे पास प्रोडक्ट्स का टेबल था, हमारे पास सेल्स पर्सन का टेबल था, हमारा ऑर्डर्स का टेबल था और ऑर्डर डिटेल्स का टेबल हमारे पास था। तो रिलेशनशिप कैसे लगता है, जो मैंने पहले यहाँ पर डिस्कस किया है कि दो टेबल्स जिनके दरमियान आपने रिलेशनशिप लगाना है उन दोनों टेबल के अंदर एक कॉमन एट्रीब्यूट होना चाहिए तो फिर आपका कोई भी रिलेशनशिप लगता है। तो कस्टमर का लिंक करवाया गया है ऑर्डर्स के साथ। क्यों करवाया गया है कि कस्टमर ही ऑर्डर प्लेस करता है ना, कस्टमर कैन प्लेस ऑर्डर। अब दो चीजें हो सकती हैं कि एक कस्टमर एक ऑर्डर प्लेस कर सकता है या एक कस्टमर बहुत से ऑर्डर्स प्लेस कर सकता है। पॉसिबल है ना ये वाला कि एक कस्टमर या तो एक ऑर्डर कर रहा है, वही कस्टमर दोबारा आके दोबारा भी ऑर्डर कर सकता है। तो दैट मीन्स अ कस्टमर, यहाँ पे देखो 1 लिखा हुआ है, इसका मतलब है एक कस्टमर, अ कस्टमर कैन प्लेस मैनी ऑर्डर। दूसरी साइड पे हमें मैनी का सिंबल शो हो रहा है, दैट मीन्स अ कस्टमर कैन ऑर्डर मैनी, लाइक मैनी यहाँ पे कोई भी ऑर्डर्स का नंबर हो सकता है। अब दो चीज़ों को कनेक्ट करने के लिए हमने क्या डिस्कस किया था कि फर्स्ट टेबल के अंदर जो एट्रीब्यूट है वही दूसरे के अंदर होना चाहिए, लेकिन सेकंड टेबल के अंदर एक एरर मुझे नज़र आ रहा है। तो आपको ये पता लग रहा है कि इस टेबल के अंदर क्या इशू है ऑर्डर्स के टेबल के अंदर? नो सर। हाँ जी, एनीवन एल्स? इसमें देखें ऑर्डर्स के टेबल के अंदर एक इशू है। यस सर, हम ना डेटा को की के जरिए एक्सेस कर सकते हैं, तो इसमें सेकंड पैरामीटर के साथ अटैच किया हुआ है, इसे करना फर्स्ट के साथ चाहिए, ऑर्डर आईडी के साथ। ज़रूरी नहीं है कि हमने एक टेबल के अंदर उसी की के साथ करना है। ऑर्डर्स का टेबल जो है वो ऑर्डर डिटेल्स के साथ अटैच है। यहाँ पे जो ऑर्डर आईडी आपको नज़र आ रहा है ये प्राइमरी की ऑर्डर डिटेल्स के प्राइमरी की के साथ अटैच है। तो ये ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पे भी कस्टमर आईडी जो है वो प्राइमरी की ही हो। अब गलती जो मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ वो यहाँ पे क्या है कि इस साइड पे आपको कस्टमर आईडी जो नज़र आ रहा है दैट इज CUST ID, कस्टमर आईडी, और यहाँ पे इसने जो लिखा हुआ है दैट इज कस्टमर आईडी। दोनों के नाम में फ़र्क आ गया है ना। ये इशू मैंने बोला है कि दोनों टेबल्स जिनको आपने आपस में कनेक्ट करना है दोनों के अंदर सेम नेम से एट्रीब्यूट एग्जिस्ट करना चाहिए, उसकी प्रॉपर्टी सेम होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पे हमें कस्टमर आईडी नज़र आ रहा है, तो इससे हमारे रिलेशनशिप के अंदर डेटा ट्रांसफॉर्मेशन जो हम करते हैं, डेटा के ऊपर एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं, पॉसिबल है कि हमें वो डिजायर्ड रिजल्ट ना मिले। तो क्या करना पड़ेगा, हमें इसको भी CUST ID करना पड़ेगा, तो फिर हमारा कस्टमर टेबल के साथ रिलेशनशिप होगा। अब ये लगा कैसे, मैं आपको लगा के भी दिखा देता हूँ इसको ख़त्म। अब जो लगा हुआ है मैं ख़त्म करना भी आपको बता देता हूँ, क्योंकि जो रिलेशनशिप लगा हुआ है ये एक आपको एरो की फॉर्म में नज़र आ रहा है। इसके ऊपर हम राइट क्लिक करेंगे और लिखा हुआ है एडेड रिलेशनशिप या डिलीट रिलेशनशिप, तो मैं इसको सिंपली डिलीट कर देता हूँ। तो ये हमें कह रहा है कि आपका लिंक बाकी टेबल्स के साथ भी है तो वो भी डिस्टर्ब होगा। तो हम इसको यहाँ से राइट क्लिक करके सिंपल एरर मैसेज पढ़ लेते हैं। Are you sure you want to permanently delete the selected relationship from your database? Yes.
The database engine could not lock the table orders because it is already in use by an other person or process. तो ये अब हम क्योंकि in use है, डेटा हमारा ऑलरेडी कहीं और भी यूज हो रहा है, तो वो हमें डिलीट करने नहीं दे रहा है। हो सकता है कि हमने यहाँ पे जो टेबल खोले हुए हैं इनकी वजह से हमें ये डिलीट ना करने दे, तो हम इन टेबल्स को वन बाय वन क्लोज कर देते हैं। तो अब मैं इसको दोबारा सिलेक्ट करता हूँ, डिलीट करता हूँ, यस, तो अब ये डिलीट हो गया। तो मेरा ख्याल है एक और हमारा प्रैक्टिस के अंदर ये बात भी आ गई है कि डेटा जब हमारा इन यूज होता है तो फिर हमारा कोई भी एक्शन परफॉर्म नहीं होता है। तो अब हमने रिलेशनशिप लगाना है कस्टमर का ऑर्डर के साथ। तो कस्टमर आईडी को यहाँ से हमने क्लिक करना है, ड्रैग करना है उस एट्रीब्यूट के ऊपर जो दूसरी साइड पे सेम एग्जिस्ट कर रहा है। इस टेबल में एरर है, मैंने पहले भी आपको बताया, स्टूडेंट की असाइनमेंट है, इसने कोई प्रॉब्लम की है, लेकिन दोनों साइड पे कस्टमर आईडी यहाँ पे भी होना चाहिए और कस्टमर आईडी यहाँ पे भी होना चाहिए। इसको जब हम ड्रैग करते हैं तो ये हमें एक रिलेशनशिप का एक ऑप्शन बॉक्स नजर आ रहा है, वो कहता है एनफोर्स रेफरेंशियल इंटेग्रिटी। रेफरेंशियल इंटेग्रिटी क्या होता है ये हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट, हमारे पास टॉपिक आ रहा है। रेफरेंशियल इंटेग्रिटी होता है कि एक जगह से हम डेटा डिलीट करें दूसरी जगह ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाए, रेफरेंस की यहाँ पे बात आ रही है। तो इसको भी एनफोर्स करना है। अगर आपने कैस्केड अपडेट लाइक एक जगह से अपडेट करें दूसरी जगह अपडेट हो, डिलीट करें तो डिलीट हो, तो दिस टाइप ऑफ रिलेशनशिप यहाँ पे नजर भी आ रहा है। वन टू मैनी की रिलेशनशिप लग रही है। इसको मैं क्रिएट करता हूँ तो देखिए ये वन टू मैनी का रिलेशनशिप लग गया है। अब ये वन टू मैनी का ही क्यों लगा है, क्योंकि यहाँ पे जो कस्टमर एक साइड पे हमारे पास यहाँ पे कस्टमर आईडी यूनिक है। इसके ऊपर आप थोड़ा सा फोकस करें कि यहाँ पे वन का साइन क्यों आया है, क्योंकि कस्टमर आईडी रिपीट नहीं होगा। रिपीट क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये प्राइमरी की है, और यहाँ पे क्योंकि ये प्राइमरी की नहीं है तो मीन्स के डेटा रिपीट हो सकता है। तो हमारा मकसद है कि हमने डेटा को रिपीट करना है। क्यों करना है, हम कहते हैं कि एक कस्टमर ही कैन प्लेस मैनी ऑर्डर्स। तो एक कस्टमर पहले आता है, वो ऑर्डर नंबर 1 भी करता है, ऑर्डर नंबर 7, ऑर्डर नंबर 10, कोई भी वो अपना ऑर्डर कर सकता है। तो दिस इज वाई हमने इस कस्टमर आईडी को प्राइमरी की नहीं रखा, क्योंकि एक से ज़्यादा ऑर्डर हमारे हो सकते हैं। तो जब हम यहाँ पे इसको भी प्राइमरी की लगा देंगे तो फिर यहाँ पे 1 to 1 का शो हो जाएगा, यहाँ पे भी 1 आएगा, यहाँ पे भी 1 आएगा। दैट मीन्स कि आपका यहाँ पे 1 to 1 का रिलेशनशिप है। तो ये हमने ऐसे रिलेशनशिप्स लगाने हैं। तो इसको हमने यहाँ पे क्या बोला था कि ये हमारा जो टॉपिक है दैट इज मर्जिंग द रिलेशनशिप। और फाइनली हम नॉर्मलाइज करते हैं। नॉर्मलाइज क्या होता है, डेटा के अंदर कुछ एरर्स आएंगे, कुछ प्रॉब्लम, जैसे हमने अभी एरर एक फाइंड आउट भी किया है। तो एरर्स को आइडेंटिफाई करना, रिमूव करना, दैट इज नोन एज द नॉर्मलाइजेशन प्रोसीजर। तो नॉर्मलाइज की डिफरेंट फॉर्म्स हैं, लाइक 5 फॉर्म्स है नॉर्मलाइजेशन की। हर फॉर्म के अंदर हम कोई कंडीशन को चेक करते हैं, लेकिन हमारा जो डेटाबेस का सिस्टम है 3rd नॉर्मल फॉर्म तक हम डेटा को कंसीडर करते हैं नॉर्मलाइज। तो ये सारी चीजें हमारी अपकमिंग टॉपिक्स में आएंगे भी। ऊपर ये हमें पढ़दा पे है जल्दी। हाँ जी बोले, क्या क्वेश्चन है सर? वो टेबल रिलेशनशिप वाला टेबल खोले एक मिनट। जी जी सर इसमें जो ऑर्डर से हमारा रिलेशनशिप ऑर्डर डिटेल के साथ है, दोनों प्राइमरी की हैं, तो ये 1 by 1 क्यों नहीं शो कर रहा? रिलेशनशिप 1 to many क्यों शो कर रहा है? ठीक है, ये है एक ऑर्डर और उसमें एक, मैंने बोला कि मैंने स्टूडेंट की रैंडम असाइनमेंट निकाली है, तो यहाँ पे एरर्स हो सकते हैं। आप कह रहे हैं, आप कह रहे हो कि यहाँ पे ऑर्डर आईडी जो है मैनी क्यों है, तो मैनी इसलिए है, यहाँ पे प्रॉब्लम है, इसको हम आइडेंटिफाई करेंगे। जैसे अभी एक एग्जांपल के तौर पे हम इसको ले रहे हैं, तो मैं इसके ऊपर भी आ जाता हूँ। ऑर्डर आईडी का यहाँ पे हो सकता है इसने कोई इशू किया हो, 1 to many, ठीक है। तो ऑर्डर डिटेल का यहाँ पे रिलेशनशिप, इसको हम एडिट करके देख लेते हैं। इसने यहाँ पे रेफरेंशियल इंटेग्रिटी को एक ऑर्डर की एक ऑर्डर की एक ही डिटेल हो सकती है ना, एक। हाँ जी बिल्कुल ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हम अभी इन डिटेल इसको गो थ्रू करते हैं।
तो जस्ट मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ कि यहाँ पे अगर एक प्राइमरी की के साथ अगर आपने दूसरी प्राइमरी की को अटैच करना है तो 1 to 1 ही आना चाहिए, कोई एरर होगा। तो इसको मैं अभी क्लियर करूंगा, इन्होंने अंदर क्या किया हुआ है ये भी हमें पता नहीं है, तो वो आइडेंटिफाई हम चीज़ों को करते हैं तो फिर हमें क्लियर हो जाएगा। अभी मैंने इन डिटेल इनको टेबल्स को चेक नहीं किया, असाइनमेंट थी स्टूडेंट की किसी, तो हो सकता है इसमें कोई प्रॉब्लम हो तो मैं वो आइडेंटिफाई कर लेता हूँ। नेक्स्ट टाइम इसको हम इन डिटेल चेक कर लेंगे। तो मुझे इसके इंटरनल ऑप्शंस चेक करना पड़ेंगे कि उसने टेबल के अंदर क्या क्या पैरामीटर सेट किए हैं जब टेबल को डेटा शीट व्यू में, डिज़ाइन व्यू में जब ड्रॉ किया था। तो होना यहाँ पे 1 to 1 ही चाहिए, वो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम जब एग्जांपल इसको स्टडी करेंगे वो भी हमें क्लियर हो जाएगा। तो सर इसके सारे रिलेशन ही रॉन्ग है, इसके सारे रिलेशन मैंने बोला प्रोडक्ट ये आईडी भी। असाइनमेंट है, मेरे पास ये सारी असाइनमेंट्स है, स्टूडेंट्स की असाइनमेंट है, मैं आपको ये दिखा देता हूँ कि ये सारी असाइनमेंट्स है, ठीक है। डिफरेंट क्लासेस की मैंने ये असाइनमेंट्स ली हैं, ये लास्ट टाइम जो मैंने सब्जेक्ट पढ़ाया हुआ बच्चों को, तो जस्ट आपको एक्सप्लेन करने के लिए मैंने कोई भी फाइल खोली थी, तो एरर उसमें कोई होगा उसको हम जब डिटेल में चेक करेंगे तो वो एरर भी मिल जाएगा। तो जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग मैंने एक फ़ाइल को ओपन किया था, बाकी भी फाइलें हैं डिफरेंट सिस्टम से रिलेटेड, तो ये सारी चीज़ें हम 1 by 1 डिस्कस कर लेंगे। तो आज के टॉपिक के अंदर हमारा लॉजिकल डेटाबेस डिज़ाइन है कि हमने चीज़ों को आइडेंटिफाई करना है, रिलेट आपस में करना है, उनका रिलेशनशिप बनाना है, और फाइनली फिर हम उनको नॉर्मलाइज करेंगे, एरर्स को फाइंड आउट करेंगे, और ये जो एरर आ रहे हैं जो आप आइडेंटिफाई कर रहे हो इसको कहते हैं अनोमली। अनोमलीज हम फाइनली फाइंड आउट करते हैं और टेबल को नॉर्मलाइज करते हैं। फाइनली हमारे पास बॉटम के अंदर ये टॉपिक आ जाता है फिजिकल डेटाबेस डिज़ाइन, जो हमारा फिजिकल डेटाबेस आर्किटेक्चर है उससे रिलेटेड के डेटा हमने सेंट्रलाइज स्टोर करना है, पार्टीशन स्टोर करना है, या रेप्लिका या हाइब्रिड। सेंट्रल डेटा एक ही जगह पे ऊपर स्टोर होता है, पार्टीशन लाइक एक जगह के ऊपर भी डेटा, 2 जगह के ऊपर भी डेटा हो सकता है। रेप्लिका आपको पता है कॉपी को कहते हैं कि डेटा एक जगह के ऊपर है और उसकी कॉपी आपने कहीं और भी स्टोर की है। हाइब्रिड मल्टीपल अप्रोचेस को यूज़ करना, तो ये सारा जो चीज़ें हैं दीज आर रिलेटेड टू फिजिकल स्टोरेज ऑफ द डेटा ओवर द स्टोरेज मीडियम। मैंने बोला था कि ये आपका ऑपरेटिंग सिस्टम का काम होता है कि कैसे चीज़ों को स्टोर करना है फिजिकल मीडियम के ऊपर, इससे हमारा मेन कंसर्न नहीं है, लेकिन थ्योरेटिकली हम चीज़ों को थोड़ा सा गो थ्रू कर लेते हैं। तो ये आज के टॉपिक है, और बाकी हमारी जो डेटाबेस डिज़ाइन की एक्टिविटी है ये अब प्रॉपर हमारा काम 3rd चैप्टर से ऑनवर्ड स्टार्ट है। आज थोड़ी सी मैंने आपको ये प्रैक्टिस फिजिकली भी दिखाई है सॉफ्टवेयर के अंदर। एरर्स आएंगे, एरर्स को हम रिमूव करेंगे, और फिर हमारा जो है ये डेटाबेस का एनवायरनमेंट क्रिएट होगा। तो इसको इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम कैरी करेंगे। अब टाइम मेरे ख्याल 40 मिनट का हो गया, ख़त्म होने लगी आपकी जो ये मीटिंग है। मेरे पास टाइम काफ़ी यहाँ पे मेरा ख्याल 2 to 3 मिनट्स का रह रहा है, तो कोई क्वेश्चन आपका अगर है तो उसको डिस्कस कर लेते हैं। नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह यही से हम आगे कंटिन्यू करेंगे। सर जी ये जो कस्टर्ड है ये बेकरी आइटम वाला है? कस्टमर की बात हम कर रहे हैं। मैं सर इसे कस्टर्ड समझ रहा था। कस्टमर ये लिखा हुआ था, कस्टमर आईडी। गर्मी बहुत है, सह नहीं सकते, ऐसे पता लग गया था। हाँ चलिए, तो और सर कस्टमर क्वेश्चन? ठीक हो जाए सर, ये छोटा होता गिर गया था। चले जी, थैंक यू सो मच। नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह दोबारा कंटिन्यू करते हैं। अल्लाह हाफिज़। ओके सर, अल्लाह हाफिज़। अब ये तो किसी किताब में